मेरे प्यारे प्रतिभागियों, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, इस विषय पे हाल ही में एक निबंध देखने को मिला। इससे यह पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध और उनको रोकने के प्रयास इतने रिलेवेंट हैं कि छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए निबंध के प्रश्न के तौर पे भी एकदम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे में प्रतिभागी के तौर पे ही नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे भी यह विषय बहुत ही शोचनीय है कि हमारे समाज में जहां महिलाओं को मां का दर्जा दिया जाता है, उनके खिलाफ इतने अपराध क्यों हो रहे हैं, अत्याचार की घटनाएं क्यों हो रही हैं और इनको रोकने में एक समाज के रूप में हम असफल क्यों हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस पेपर 7 पार्ट 1 में विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कानूनों के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे महिलाओं की सुरक्षा के प्रावधान। भारतीय दंड संहिता, जिसको अब भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया है, इसके अंदर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। स्पेशली महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनमें किस तरह की सजा का प्रावधान है और किस तरह से जो है महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए हम एक सुरक्षा की दीवार खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। तो दोस्तों, यहां पर जो है आपको महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के बारे में जानना और उससे जुड़े हुए जो सजाएं हैं उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड या भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान। सेक्शन 294 जो है ये ऑब्सिनिटी से संबंधित है, पब्लिक में अश्लीलता से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति कोई भी अश्लील चित्र, वीडियो या किसी भी तरह का संकेत ऐसा जो है आम जनता के बीच में उपलब्ध कराता है जिससे कि महिलाओं की सम्मान को ठेस पहुंचती है। जैसे कि कुछ समय पहले पटना स्टेशन पर जहां गाड़ियों का चार्ट स्क्रीन पर दिखना चाहिए था, वहां पे पोर्नोग्राफिक वीडियो चला दिया गया था। इस तरह की घटनाओं को हम अश्लील गीत, अश्लील संकेत मानते हैं। महिलाओं के आसपास जाकर के जबरदस्ती गाने गाना और उनके माध्यम से महिलाओं को छेड़ना, यह भी इस तरह की अश्लीलता में आता है। इसके लिए 3 माह तक की कैद शामिल है। लेकिन ईव टीजिंग यानी कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़, ये एकदम अलग तरह का अपराध है। वो इससे ज्यादा की सजा को जो है डिमांड करता है। अब हम लोग आते हैं धारा 354 में। निजता भंग या शील भंग इसको कहा जाता है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी। यहां से स्टार्ट होता है आपका छेड़छाड़। आउटरेजिंग द मॉडेस्टी का मतलब है कि किसी भी महिला के प्राइवेट स्पेस यानी उसके काफी नजदीक चले जाना, छूने का प्रयास करना, कपड़ों को जो है अव्यवस्थित करना, किसी भी महिला के शरीर को, खासकर उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूने का प्रयास करना, ठीक है, फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल किसी भी महिला के विरुद्ध करना, यह सब जो है शील भंग या निजता भंग में आता है। अगर किसी महिला को यह महसूस होता है कि उसको किया गया जो टच है वो बैड टच है। बैड टच का मतलब ऐसे इरादे से किया गया है जो कि यौन दृष्टिकोण से, सेक्स के दृष्टिकोण से प्रेरित था और वो महिला को अच्छा नहीं लगता है, तो महिला जो है वो शील भंग का आरोप लगा सकती है। सेक्शन 354 के तहत इसके लिए 2 साल तक की कैद का प्रावधान है। लेकिन अगर इससे भी बात आगे बढ़ जाती है तो आता है सेक्शन 354A, यौन उत्पीड़न। यानी महिला को सीधे सीधे छेड़ने का ही उद्देश्य था, महिला को परेशान करने का उद्देश्य था और उससे जो है सेक्सुअल फेवर हासिल करने का प्रयास किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था। तो जो व्यक्ति किसी भी महिला को ऐसे अश्लील टेक्स्ट भेजता है, अश्लील छींटाकशी करता है या पोर्नोग्राफिक वीडियोस दिखाता है या फिर किसी भी तरह से महिला को यह संकेत देने का प्रयास करता है कि महिला उसके साथ सेक्स करे, तो ऐसे कार्यों को यौन उत्पीड़न कहा जाता है। इसमें धमकी देना, ब्लैकमेल करना, इसमें महिला के ऊपर दबाव डालना या उनको किसी तरह से लालच देना, यह सब यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है, जिसके लिए 3 साल तक की कैद है। तो ये इससे ज्यादा बड़ा अपराध हो गया, 3 साल की कैद का प्रावधान हो गया, ठीक है। यौन उत्पीड़न सबसे ज्यादा हम लोग को शिक्षण संस्थानों और कार्यस्थलों में देखने को मिल रहा है। कार्यस्थलों में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए एक अलग कानून बनाया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक 2013 में बनाया गया है, जो विशाखा बनाम राजस्थान के केस से प्रभावित है, जो कि एक ऐतिहासिक केस रहा है। इसके अलावा नॉर्मल आपका जो सड़कों पे या सार्वजनिक स्थानों पे महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए आईपीसी सेक्शन 354A ऑलरेडी है। इसके अलावा घरेलू क्षेत्र में महिलाओं को हिंसा और यौन उत्पीड़न से बचाने के भी कानून बनाए गए हैं, जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ध्यान देने की बात यह है कि इन सभी मामलों में महिला जो कहेगी
वही अंतिम सत्य या ग्रेन ऑफ सॉल्ट माना जाएगा और यहां पर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ यानी खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी पुरुषों की होती है। 354B इससे और आगे जाता है। 354B में यह कहा गया है कि शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करके महिला को अगर नग्न करने का प्रयास किया जाता है या उनके कपड़ों को जो है खींचा जाता है या किसी भी महिला को जो है शर्मिंदा करने का प्रयास किया जाता है तो यह सीधे सीधे महिला के सम्मान पे हमला है और इसके लिए 7 साल तक की कैद का प्रावधान है। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे जैसे आपका अपराध का जो ग्रेविटी है वो बढ़ रहा है वैसे वैसे हम सजाओं को जो है बढ़ाते जा रहे हैं। 354 ये जो सेक्शन है ये आपको ध्यान रखना है। धारा 354 जो है ये पूरी तरह से आपका महिलाओं की सुरक्षा से ही संबंधित है। 354C जो है वो वॉयरिज्म नाम की एक समस्या को जो है एड्रेस करता है। वॉयरिज्म क्या है? आप अगर किसी महिला की अनुमति के बिना उसको देखते हैं, घूरते रहते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं, ठीक है, या इवन उसका स्केच बनाते हैं, कोई महिला किसी प्राइवेट प्लेस पे है जैसे चेंजिंग रूम में, बाथरूम में या अपने बेडरूम में, अपने घर के अंदर, तो आप कैमरे से उस पर नजर रखते हैं या दूर से दूरबीन से उसको देखते हैं, फोटो खींचते हैं, ठीक है, तो ये सब महिलाओं की प्राइवेसी को भंग करता है। प्राइवेसी तो किसी भी आदमी की भंग होती है, पर महिलाओं के खिलाफ इस तरह का घूरने का, आपका उनके प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड करने का जो यहां पर तौर तरीका अपनाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं वॉयरिज्म। वॉयरिज्म का जो है हिंदी शब्द खोजना बहुत मुश्किल है और इस तरह के अपराध के लिए 3 साल तक की कैद का प्रावधान है, ठीक है। 354D जो है यह स्टैब्लिश करता है स्टॉकिंग या पीछा करना को। स्टॉकिंग का मतलब है आप किसी को लगातार घूर रहे हैं, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं घर तक, घर से वो बाजार जा रही है कोई महिला तो आप उसके पीछे जा रहे हैं। तो इस तरह से पीछा करना, हर जगह पर पीछे पीछे आ जाना, आपका हर जगह पे महिला को जो है रिलैक्स होने या अपने प्राइवेट मोमेंट्स को एंजॉय करने का कोई मौका ना देना, यह होता है स्टॉकिंग या पीछा करना। अभी कुछ लड़के लोग बोलेंगे 354D आप क्यों ला रहे हैं सर, 3 साल की कैद का प्रावधान क्यों है? तो देखिए स्पेशली कॉलेज और स्कूल गोइंग बॉयज आप लोग ध्यान रखिए कि किसी भी लड़की के पीछे पीछे मार्केट में घूमना या उसको घर छोड़ने के लिए जाना, ये सब देखने में हार्मलेस लग सकता है, पर आईपीसी सेक्शन 354D 354D के तहत आपको सजा भी हो सकती है। इसके अलावा 304B बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 304B जो है यह स्टैब्लिश करता है दहेज मृत्यु को। किसी भी विवाहित महिला की मृत्यु अगर विवाह के 7 साल के अंदर हो जाती है तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले यह बोलकर के शुरू होता है कि क्या यह हत्या है और क्या यह हत्या दहेज से संबंधित है। तो दहेज मृत्यु जो है वो शादी से 7 साल के अंदर किसी भी महिला की मृत्यु होने को दहेज मृत्यु ही माना जाता है और वैसे ही सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर कोई सबूत नहीं मिलता तब वो जांच दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। तो ये दहेज मृत्यु जो है ये बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। पूरे ससुराल वालों को यहां पर कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की कैद हो सकती है। तो 7 साल से लेकर आजीवन कैद तक का यहां पे प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी बहुओं से अच्छा व्यवहार करना बहुत जरूरी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कई ऐसे मामले हैं जिसके लिए स्टैंडर्ड 10 साल की सजा का प्रावधान है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 10 साल की कैद का प्रावधान उन मामलों में है जिसमें महिलाओं के खिलाफ फिजिकल फोर्स का, असॉल्ट का इस्तेमाल किया गया है और उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनको कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है आपका धारा 366। धारा 366 देखिए, 354 का पूरा सीरीज हमने देखा, 354 A, B, C, D। अब 366 जो है यह स्टैब्लिश करता है किडनैपिंग। महिलाओं की किडनैपिंग का जो मामला है यह 366 में आता है। विवाह हेतु महिलाओं का अपहरण। देखिए धारा 366 यह स्टैब्लिश करती है कि अगर आप किसी महिला को इस उद्देश्य से किडनैप करते हैं कि किडनैप करने के बाद वो समाज में बदनाम हो जाएगी और आपसे शादी करना पड़ेगा, या फिर आप किडनैप करके यह दिखाना चाहते हैं कि आप महिलाओं को किडनैप करके शादी कर सकते हैं, तो यह एक अपराध है और 10 साल की कैद का प्रावधान है इसके लिए, मिनिमम 10 ईयर्स। अब ध्यान देने की बात यह है कि महाभारत काल में महिलाओं का अपहरण होते हुए दिखाया गया है, ठीक है। इवन भीष्म पितामह जो है अपने भतीजे के लिए महिलाओं का अपहरण करके ले आते हैं शादी कराने के लिए। तो इस तरह की मिथिक जो आपकी कहानियां हैं उससे आप प्रेरित ना हो। अब जमाना बदल गया है, अब महिला और पुरुष दोनों की सहमति बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो विवाह हेतु किसी का अपहरण करना क्षत्रिय धर्म नहीं माना जाएगा, 10 साल की जेल के लायक माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 366A में। 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर कोई व्यक्ति सेक्स करता है तो कम से कम 10 साल की कैद होगी। ठीक है, लड़की की सहमति थी नहीं थी ये सब बात की बात है। 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ संभोग नहीं किया जा सकता। 366B ये स्टैब्लिश करता है कि 21 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सेक्स करते हुए आपको पता होना चाहिए कि कहीं वो किडनैप की हुई, दूसरे देश से लाई गई ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार तो नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति 21 साल से कम उम्र की स्त्री का आयात करता है, यानी उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के द्वारा, किडनैपिंग के द्वारा दूसरे देशों से बुलवाता है, हासिल करता है, खरीद लेता है और उसके साथ संभोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी सजा होगी। और 21 साल से अधिक की महिला को अगर आप आयात करते हैं या खरीदते हैं या किडनैप करवाते हैं तो रिलेवेंट चार्जेस लगेंगे। एक कानून है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। ये इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे रोक लगाता है। इसके तहत आजीवन कारावास तक की सजा है, जिसमें किसी भी महिला को या किसी भी व्यक्ति को किडनैप करना, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, खरीदना या बेचना, और इसके अलावा कहीं पर छुपा करके रखना और मानवीय दशाएं उपलब्ध न कराना, इन सबसे संबंधित चार्जेस उसमें लगते हैं। सेक्शन 372 18 साल से कम उम्र की लड़की को वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बेचना, और सेक्शन 373 18 साल से कम उम्र की लड़की को खरीदना। तो वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से चाहे आप लड़की को बेचें सेक्शन 372 के अंतर्गत या फिर आप खरीदें सेक्शन 373 के अंतर्गत, इन दोनों धाराओं में 10 साल की कैद का प्रावधान है। अब आप बोलेंगे 18 साल से कम उम्र के लड़के को खरीदना बेचना अलाउड है क्या? नहीं, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चार्जेस उसमें लगते हैं। ठीक है, उसमें भी 10 साल की सजा है। इसके अलावा आप 18 साल से अधिक उम्र के लड़के या लड़कियों को भी खरीदते बेचते हैं तो भी आपके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगेंगे, उसके लिए भी गंभीर सजाएं हैं। तो यहां पर आईपीसी में महिलाओं के लिए स्पेसिफिक ये प्रावधान किए गए हैं, इसलिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो 18 साल आपका महिलाओं को खरीदना या बेचना या फिर 18 साल से कम उम्र की स्त्री के साथ संभोग करना, ये सब गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग शीर्ष अपराध की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बलात्कार। बलात्कार के मामले में किस तरह की सजाओं का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय न्याय संहिता हाल ही में जो पारित हुई है उसके अंतर्गत बलात्कार के लिए बहुत गंभीर यहां पर जो है सजाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो हम लोग नई वाली सजाओं को देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 375 में बलात्कार की परिभाषा है। ध्यान देने की बात यह है, एक जो बेसिक सिद्धांत है कि स्त्री की सहमति से किया गया सेक्स वही जो है सामान्य की श्रेणी में आता है। इसके अलावा किए गए सभी प्रकार के सेक्स जो हैं वो बलात्कार की श्रेणी में आते हैं। एकदम यहां पर एक जो स्टेटमेंट आजकल प्रचलित है, ओनली यस मींस यस, यानी अगर महिला स्पष्ट तौर पर, मौखिक या लिखित तौर पर, बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से सेक्स के लिए हां कहती है, हामी भरती है, तभी वो सेक्स जो है, वो यौन क्रिया जो है वो आपका वैध मानी जाएगी। उसके अलावा चाहे आप किसी महिला के ऊपर दबाव डाल दें, उसको ब्लैकमेल करें, लालच दें, महिला की सहमति के बिना सेक्स करें, या फिर किसी भी प्रकार की यौन क्रिया जो डायरेक्ट सेक्स नहीं है उसको भी परफॉर्म करते हैं, ये सभी चीजें बलात्कार की श्रेणी में आती हैं। तो ये बहुत गौर करने वाली बात है कि सामाजिक प्रचलन का ये जो स्टेटमेंट है कि ओनली यस मींस यस, इसको आप लोग समझे कि महिला की स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के दी गई सहमति ही आपका वैध यौन क्रिया को, वैध सेक्सुअल एक्टिविटी को जो है बताती है। ठीक है, एकदम ध्यान रखना है यहां पर। इवन इमोशनल ब्लैकमेल, शराब पिला करके बेसुध महिला का फायदा उठाना, ये सब भी इसी श्रेणी में आएगा। तो ये 7 तरह से आपका जो है इसको डिफाइन करने वाली बात है। धारा 376 में बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान है। सजा एकदम प्लेन है। अगर आपके ऊपर बलात्कार का आरोप साबित हो जाता है तो 10 साल की कैद का प्रावधान है। अगर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार किया है तो 10 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है। अगर 16 साल से कम उम्र की लड़की का आपने बलात्कार किया है तो 20 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की कैद होगी। ये 20 साल मिनिमम है। और अगर
12 साल से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार का मामला आता है तो ये जो है आपका सीधे सीधे 20 साल से लेके मृत्यु दंड तक जा सकता है। तो ये एक रेयर मामला है जिसमें आपका व्यक्ति की मृत्यु ना भी हो, है ना, पीड़ित की मृत्यु ना भी हो, तो भी अपराधी को हम मृत्यु दंड देने की क्षमता रखते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस यहां पे बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर मामले बनते हैं। 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ संभोग करने के मामले में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं 366A जो है उसको एस्टैब्लिश करता है कि वहां पर आपको एडिशनल सजा होगी। इसके अलावा आप 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ किसी भी तरह का संभोग करते हैं तो आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट नाजिर होगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। यह होता है पॉक्सो, यानी कि बच्चों को यौन अपराधों से बचाने का अधिनियम। अब बच्चे मतलब 18 साल से कम, तो 18 साल के से कम उम्र के लड़के या लड़की किसी के साथ भी अगर सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है तो यह गंभीर अपराध माना जाता है और पॉक्सो एक्ट के तहत सजाएं इससे भी ज्यादा कठोर होती है, ठीक है। और यह कंपाउंड में दिया जा सकता है, माने इस सजा के साथ में आप पॉक्सो एक्ट की सजा भी हासिल कर सकते हैं। पर भारत में एक बहुत गंभीर चीज हमको देखने को मिलती है और वो ये है कि कई बार शादियां 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। तो ध्यान देने की बात यह है 18 साल से कम उम्र में अगर किसी लड़की की शादी हुई है तो बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके बावजूद भी शादी को समाप्त नहीं किया जाता है। पर अगर कोई महिला यह दावा करे कि उसकी मर्जी के बिना शादी हुई है और उसकी मर्जी के बिना उससे सेक्सुअल एक्टिविटी की गई है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा और उसको एक नए टर्म से जो है आजकल नामित किया गया है और वो है वैवाहिक बलात्कार, मैरिटल रेप। तो अब यह ध्यान देने की बात यह है कि महिलाएं जो शादी में हैं वो भी मजबूर नहीं हैं। ओनली यस मीन्स यस, ठीक है। यहां पर शादी के बाद भी पति को पत्नी की अनुमति लेनी होगी हर बार और लगातार, वरना पत्नी जो है पति के ऊपर वैवाहिक बलात्कार का आरोप लगा सकती है। तथापि अभी भी बहस का मुद्दा है कि इसको साबित कैसे किया जाएगा। बलात्कार के मामलों में सबसे गंभीर बात यह होती है कि हम अपराधी को सजा दिलाएं, लेकिन आसान नहीं होता है ये, क्योंकि भारत में जितनी शिकायतें होती हैं, एक तो महिलाएं सम्मान के डर से परिवार के दबाव में आकर के शिकायत करती नहीं है अक्सर, ठीक है। अक्सर बलात्कारी घर के आसपास के लोग, जान पहचान के लोग होते हैं, ठीक है। और अगर ये रिपोर्ट हो भी जाती है तो लड़की की सबसे ज्यादा बदनामी होती है। और इसके अलावा सिर्फ 18% मामलों में ही आरोपियों को सजा मिल पाई है। कभी सबूत की समस्या हो गई, कभी गवाह की समस्या, कभी पीड़िता जो है अपने सम्मान की वजह से केस वापस ले रही है, कभी सामाजिक दबाव पड़ रहे हैं, और कभी कभी तो हमारा समाज बहुत इंसेंट टाइप का आइडिया लेके आता है कि जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया है उसी से लड़की की शादी करा दो ताकि वो बार बार वही काम करता रहे। तो ये समाज की जो सबसे बेवकूफी भरी दकियानूसी जो सोच है, इसके ऊपर हमें रीथिंक करने की और इसको समाप्त करने की जरूरत है कि जिस व्यक्ति ने एक बार असॉल्ट किया, आप उससे शादी करवा के क्या साबित करना चाहते हैं कि वो सारी जिंदगी यही काम करता रहे। तो बलात्कार के मामलों में आपको आरोपी को सजा दिलाने के लिए एक बहुत ही सॉलिड प्रोसेस रखना पड़ेगा ताकि हमारा जो कन्विक्शन रेट है, सजा दिलाने की दर, वो 18% से बढ़ करके ज्यादा हो सके, है ना। हमको कोशिश करनी है कि 80, 90, 100% हम लोग सजा दिलवाएं ताकि जो महिलाएं ऑलरेडी चुपचाप इस तरह के असॉल्ट का शिकार हो रही हैं वो महिलाएं भी खुल करके सामने आए और जो है अपराधियों को सजा मिले। तो बलात्कार के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो बलात्कार की जब भी शिकायत कोई महिला करती है तो थाने में महिला अधिकारी की उपस्थिति में यह शिकायत नोट की जाएगी। पुरुष अधिकारी इस मामले में कुछ भी नहीं बोलेंगे। बोलना भी, आपका किसी भी महिला के व्यवहार पर सवाल उठाना भी एक बहुत गंभीर आपका जो है मिसकॉन्डक्ट की श्रेणी में आता है, जो पुलिस वालों को नहीं करना है। तो महिला अधिकारी की उपस्थिति में बयान दिया जो है शिकायत दर्ज की जाएगी। शिकायत दर्ज करने और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया का वीडियोग्राफी होगा। वीडियोग्राफी क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अक्सर क्या होता था कि महिलाएं जब शिकायत करने जाती थी तो बहुत ही टूटी हुई, दुखी दशा में होती थी, और पुलिस वाले जो हैं ऐसे में महिलाओं को डरा के, ब्लैकमेल करके, धमका करके कई बार रिपोर्ट ठीक से दर्ज नहीं करते थे। अब इसमें पुलिस वालों को क्या फायदा है? तो देखिए, जितने कम मामले दर्ज होंगे
पुलिस के ऊपर उतना कम इन्वेस्टिगेशन का दबाव रहेगा, पुलिस के ऊपर उतना ही आपका जो है अच्छी चाक चौबंद सुशासन की व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने का क्रेडिट पुलिस को मिलेगा। इसलिए पुलिस जो है अपराध दर्ज करने से थोड़ा थोड़ा बचती रही है। लेकिन अब इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी तो पुलिस ये नहीं कह सकती, या कोई भी पुलिस अधिकारी टीआई ये नहीं कह सकता कि भाई हमने जो है ये अपराध तो हमारे सामने आया ही नहीं, महिला ने शिकायत की ही नहीं, ऐसा कोई झूठी बात नहीं हो सकती। तो वीडियोग्राफी होगी, महिला के साथ बहुत सेंसिटिवली व्यवहार किया जाएगा। अगर कोई महिला अपने साथ हुई जाति की घटना को घटना के क्षेत्र के थाने में नहीं बता पाती, कहीं दूसरी जगह बताती है, मान लीजिए किसी महिला के साथ जो है आपका लखनऊ में जाति की घटना हुई और वो जो है चेन्नई की रहने वाली है, वो चेन्नई आ गई वापस और चेन्नई में अगर रिपोर्ट करना चाहे तो अलाउड है। चेन्नई के थाने में वो रिपोर्ट दर्ज करेंगी। चेन्नई में तो ये अपराध हुआ नहीं है, इसलिए चेन्नई की पुलिस पूरा डिटेल से तब आपका एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करेगी और उसको भेज देगी लखनऊ इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसी को कहते हैं जीरो एफआईआर। जब जिस थाना क्षेत्र में अपराध हुआ है उस थाना क्षेत्र से अलग किसी थाना क्षेत्र में आपका एफआईआर दर्ज होता है, उसको जीरो एफआईआर कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बलात्कार के मामलों में किसी भी थाने में आपका जो है एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उसे जीरो एफआईआर मान करके उसको तुरंत दूसरे थाने में जहां अपराध हुआ है ट्रांसफर कर देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देर से एफआईआर भी माना जाएगा, क्योंकि एफआईआर की ड्यूरेशन होती है। अगर कोई व्यक्ति देर से एफआईआर करता है तो पुलिस उसको मना भी कर सकती है, लेकिन बलात्कार के मामलों में कभी भी एफआईआर लिखा जा सकता है। तो सीआरपीसी सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको आजकल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाता है, उसके अंतर्गत आपका धारा 154 में ये सारे प्रावधान किए गए। इससे आगे महिला की मेडिकल जांच और उसके बयान को नोट करने की प्रक्रिया में भी महिलाओं का पक्ष यहां पे सुरक्षित किया गया है। सबसे पहली बात तो महिला का जब भी बयान लिया जाए सुरक्षित माहौल में लिया जाए, हो सके तो घर में आप बयान लीजिए। बयान लेने का काम सिर्फ एक महिला अधिकारी ही करेंगी। तीसरी बात, बयान लेते समय लड़की के माता पिता, उसके परिवारजन या कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो उसके पक्ष में हो वो उपस्थित रहेंगे। वो लोग वहां पे उपस्थित नहीं रहेंगे जिन्हें महिला नहीं चाहती। तो अक्सर बयान के समय 2 या 3 लोग ही रहते हैं, ताकि महिला खुल करके चीजों को बता सके, तफसील में बता सके। सीआरपीसी की धारा 157 जो है बयान नोट करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी को भी तरजीह देती है, ताकि महिला को बार बार ये बयान ना देना पड़े, अपनी आप बीती ना सुनानी पड़े। एक बार अच्छे से बयान नोट हो जाए तो उस वीडियो का इस्तेमाल जो है न्याय के पूरे चरण में किया जाएगा। मेडिकल अन्वेषण 24 घंटे के अंदर करवा दिया जाएगा, ताकि डीएनए सबूत जो है आसानी से मिल सके और मेडिकल ऑफिसर के सामने भी महिला को बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक बार महिला बयान दे चुकी है, ठीक है, और उसको जो है एविडेंस माना जाएगा। फिर 3 माह के अंदर अन्वेषण समाप्त करने की बात सीआरपीसी सेक्शन 173 में कही गई है। सीआरपीसी सेक्शन 173 ये कहता है कि पुलिस को जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करना है, फास्ट ट्रैक में, और 3 माह में अन्वेषण हो जाना चाहिए। पॉक्सो एक्ट भी ये कहता है कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, 3 माह के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाना चाहिए। और उसमें पॉक्सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एक सरकारी वकील एकदम इस केस में लगा रहता है। तो सरकारी वकील फ्री में काम करेगा। सीआरपीसी सेक्शन 304 इसको एस्टैब्लिश करता है। भारतीय संविधान की धारा 39A में 39A में भी यह कहा गया है कि हर व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, पर चूंकि महिला पीड़ित है इसलिए तो मिलेगी ही मिलेगी। जजमेंट जो है आपका जब तक आए तब तक महिला के सम्मान को उसके समाज में जो रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए भारतीय दंड संहिता धारा 228 में पीड़िता की पहचान छुपाना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। देखिए, जब भी कोई ऐसा बलात्कार का मामला होता है यह समाज के ऊपर एक सवालिया निशान है। इसलिए ना तो न्यायालय का कोई व्यक्ति और ना ही पुलिस का कोई व्यक्ति, ना ही मीडिया और समाज से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ना तो पीड़िता का नाम बताएगा, ना ही उसके परिवार या उससे भी जुड़ी कोई भी आइडेंटिटी जाहिर करेगा। सबसे ज्यादा खतरा सोशल मीडिया और मीडिया से है, जहां पर लोग लाइक्स के लिए, जहां पर लोग टीआरपी के लिए किसी भी तरह का जो है इंफॉर्मेशन को रिवील कर सकते हैं। और मीडिया में इस तरह का नाम आना मीडिया हाउसेस के ऊपर आईपीसी सेक्शन 228 के तहत कार्यवाही करवा सकता है। आईपीसी सेक्शन 228 पीड़िता का नाम और पहचान उजागर करने वाले को दंड सजा का प्रावधान करता है, जो 6 माह या उससे अधिक भी हो सकती है। इसके अलावा आपका सुनवाई के दौरान अकेले में जो है बयान देने के लिए कहा जाएगा। जज के सामने अगर महिला जो है बयान देने से हिचकिचाती है, क्योंकि वहां पे पब्लिक है, क्योंकि वहां पे वकील हैं, तो महिला को बंद कमरे में
अपने परिवारजनों की उपस्थिति में, अपने संरक्षक की उपस्थिति में अकेले जज के सामने बयान देने का यहां पर फैसिलिटी दिया जाएगा। चाहे तो महिला सिर्फ जज के सामने बयान दे सकती है या फिर अपने परिवारजनों के साथ में बयान दे सकती है। खुली कोर्ट में महिला को बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो जो फिल्मों में आप देखते हैं कि जिस तरह से महिलाएं कोर्ट में अपनी आपबीती सुनाती हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है और यह डिमांड महिला या उसका वकील या कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, सारा जो सुनवाई है बलात्कार के मामलों में वो इन कैमरा होगा, यानी दोनों काउंसिल, दोनों साइड के वकील, इसके अलावा आपके अपराधी, आरोपी, पीड़ित और जज के अलावा वहां पे कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, इन कैमरा होगा और फाइनली यथासंभव हम महिला जज को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि हमने पूरी प्रक्रिया महिलाओं को की सुरक्षा और उनके मानसिक जो स्थिति है उसको ध्यान में रख करके बनाई है। इसके बारे में जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए ताकि रियल लाइफ में हम इसको उपलब्ध करा सकें, क्योंकि अक्सर ही पुलिस और न्याय जो है उसके द्वारा चूक हो जाती है महिलाओं की सुरक्षा करने में और इसकी वजह से अंत में महिलाओं को ही सफर करना पड़ता है। तो देखिए, हम लोगों ने अपराध और अपराधों को रोकने के प्रावधानों को देखा, हमने अपराधों के लिए सजा के प्रावधानों को देखा और इस पूरी प्रक्रिया में एक बात जो उभर करके सामने आती है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इन कानूनों की जानकारी हो, इन प्रावधानों की जानकारी हो, ताकि महिलाएं डरे नहीं बल्कि कानून और संविधान के पहलुओं का सहारा लेकर के, उनका साथ लेकर के अपने खिलाफ होने वाले सभी अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएं और उनका जम के मुकाबला करें। थैंक यू।